अस्सलामुअलैकुम। ये हमारा बायोडायवर्सिटी का दूसरा टॉपिक है और हम इसके अंदर अब पढ़ेंगे साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स। अब हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने जो पहले पढ़ा था वो पढ़ा था हमने होमोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी में क्या है? साइटोलॉजी ऑल्सो हेल्प इन अ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब हमने बायोडाइवर्सिटी में पढ़ा था कि हम वेराइटी ऑफ लाइफ पढ़ते हैं और उसको हम किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो अब इसकी क्लासिफिकेशन में थर्ड इसकी टाइप है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी से हम किस तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग करते हैं। इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम किसी भी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग एक दूसरे से अलग करते हैं। अब वो इनकम्प्लीट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, सो दे आर प्लेस इन द सेम किंगडम मोनेरा। अच्छा, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट से हम लोग इधर सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। प्रोकैरियोट के अंदर विदाउट न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोट जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जो भी बैक्टीरिया होता है, वो विदाउट न्यूक्लियस होता है। और यूकैरियोट में क्या होता है? न्यूक्लियस मौजूद होता है। और ये हम जो स्टडी करते हैं ये हम नेकेड आइज से नहीं करते, बल्कि हम अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया हमें नज़र नहीं आते नेकेड आइज से। सो क्या होता है कि ये हमें अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही नज़र आते हैं। तो फिर हमें पता चल जाता है कि प्रोकैरियोटिक कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म है और यूकैरियोटिक कौन से हैं। और फिर हम इसको दूसरे किंगडम्स जैसे किंगडम मोनेरा है उसके अंदर हम प्लेस कर देते हैं। हम आगे चल के से पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसे प्लेस किया जाता है। अब ये जो साइटोलॉजी है, बेसिक इसका वर्ड मतलब है सेल स्टडी ऑफ सेल। सही है। सेल स्टडी ऑल्सो हेल्प नो अबाउट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। साइटोलॉजी का मतलब ही सेल की स्टडी को कहते हैं, क्योंकि अब इसमें ये बताया गया है कि इसमें सेल स्टडी में हम क्रोमोसोम्स नंबर को भी अलग, मतलब क्रोमोसोम नंबर के थ्रू भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को हम अलग अलग जगह पर रख सकते हैं और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ऑल प्लांट एंड एनिमल कंटेन पर्टिकुलर फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हर प्लांट और एनिमल के अंदर फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। सही है। लेकिन इस सेल के थ्रू हम लोगों को पता चला है कभी कभी एबनॉर्मेलिटीज़ भी आ जाती हैं, जिसकी वजह से हम लोग को लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चेंज करना पड़ जाता है। फिर हम आ जाते हैं, नेक्स्ट टेक्निक है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में क्या होता है? ये एक फाइनल टेक्निक है। हमारे पास पहले थी होमोलॉजी, जिसके अंदर हमने क्या करा था कि हमने बोला था आर्म्स हैं, 4 आर्म्स हैं, इस तरीके से हमने बताया था। और फिर बायोकेमिस्ट्री वाले में हमने केमिकल प्रोसेस, क्रोमेटोग्राफी और इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफ्रेंशिएट किया था। फिर साइटोलॉजी में सेल के ज़रिए। अब फाइनल टेक्निक आ गई है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स होती है फाइनल टेक्निक, और वो अप्लाई होती है टेक्सोनोमी में, बिकॉज ऑल कैरेक्टर आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट टू न्यू जनरेशन। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जेनेटिक्स मतलब होता है जीन्स की स्टडी को कहते हैं। जीन्स में डीएनए भी मौजूद होता है, और जो भी आपका जीन्स स्टडी उस चीज़ को कहते हैं कि जो भी हमने अपने पेरेंट्स से न्यू जनरेशन में हमें विरासत में मिली, इनहेरिटेज या इनहेरिटेड विरासत को कहते हैं। All morphological, biochemical, and cytological character are based upon genetic combination. DNA study is very useful in the classification of organism. अब ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टडी है ये। अब ये जो बेस करती है ना जेनेटिक स्टडी, फाइनल टेक्निक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, वो हम मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड साइटोलॉजिकल इन सबके कैरेक्टर को मद्देनज़र रखते हुए हम फिर जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनाते हैं और फिर डीएनए पे स्टडी करते हैं। उसके डीएनए की स्टडी करते हैं कि भाई इसके पेरेंट्स से इसकी क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या इसके जैसे एंसिस्टर्स से बिलोंग करते हैं या नहीं करते। इस तरीके से हमें पता चल जाता है क्या ये एंसिस्टर्स दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं या नहीं करते। हम जेनेटिक स्टडी के थ्रू
इसको मालूम कर सकते हैं। अब ये है व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब बात आ गई यूनिट्स। अब यहाँ पर तो हमने ये पढ़ लिया, लेकिन अब क्लासिफिकेशन के यूनिट्स भी होते हैं। जब क्लासिफाई हो जाती है एक चीज़, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम किस तरतीब से रखते हैं। तो ये आपके पास आ गया है यहाँ पर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये एज इट इज़ इसी तरीके से इसकी क्या कहते हैं उसको, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बनती है। सबसे पहले किंगडम लिखा जाता है कि किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, या डिवीजन भी लिख सकते हैं। डिवीजन प्लांट्स के लिए इस्तेमाल होता है, फाइलम जो होता है एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है। फिर उसकी क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़, ये हमें लिखना होता है। ये आपका ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें हम मतलब जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे तो उसमें हम ये भी लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, राइट अ नोट ऑन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अच्छा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नाम तो पढ़ा ही होगा ये 9 क्लास में बायोलॉजी में। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? द सिस्टम ऑफ नेमिंग इन स्पीशीज इज कॉल्ड। अगर हम किसी भी स्पीशीज का नेम देते हैं, सही है, उसको हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है, उसको नोमेनक्लेचर में हम पढ़ा जाता है और हम उसे नोमेनक्लेचर में पढ़ते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स आपको दिए हैं कि अब इसमें ये आपको बताए गए नोट है, ये एज अ नोट आ सकता है, तो आप ये लोग ये लिख सकते हैं बिल्कुल। और इसमें अब आपको ये बताया गया कि किस तरीके से हम लोग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं, उसके क्या तरीक़ेकार होता है। सम स्पीशीज हैव 1 वर्ड नेम एंड अदर हैव 2 वर्ड नेम। इसमें बताया कुछ स्पीशीज का नेम 1 वर्ड पे कंसिस्ट करता है, किसी का वर्ड 2 वर्ड पे कंसिस्ट करता है। अब इसमें क्या बताया, द सिस्टम ऑफ गिविंग 2 वर्ड नेम टू द स्पीशीज इज कॉल्ड बाइनोमियल। अब इन्होंने क्या बताया, जिस जिस स्पीशीज का नेम 2 वर्ड पर मुश्तमिल हो उसको हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। बाइनोमियल क्यों कहते हैं? बाय मतलब होता है 2, और नोमियल मतलब नेम, और नोमेनक्लेचर तो हमें स्पीशीज को नेमिंग करने को नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो बाइनोमियल मतलब 2 वर्ड्स हैं इसके नाम में, और अगर किसी के नाम में 2 वर्ड्स नहीं होंगे तो बस नोमेनक्लेचर कहेंगे हम उसे। अच्छा, ये जो द सिस्टम, ये वाला मतलब नोमेनक्लेचर का सिस्टम के स्पीशीज को नेमिंग देने का सिस्टम किसने प्रपोज किया था? लीनियस ने प्रपोज किया था। एज अ एमसीक्यू, एज अ ब्लैंक ये आ जाता है, और ये बात याद रखने की ही है हमेशा, ये हमेशा ही काम आती है। फर्स्ट नेम इज कॉल्ड जीनस। अच्छा, हम पहला नेम जो किसी भी स्पीशी का होता है उसे जीनस कहते हैं, और सेकंड नेम को क्या कहते हैं? स्पीशी कहते हैं। ये रहा जीनस। रोजा जीनस है, मैंने एग्जांपल दी हुई है इसकी, रोजा जीनस है, और इंडिका क्या है? इसका स्पीशी नेम है। स्पीशी मतलब ये कहाँ से बिलोंग कर रही होती है। इसके अब इसकी जो आगे आने वाली और भी फ्लावर्स होंगे उसके भी नाम इस टाइप के ही होंगे, आगे इंडिका वगैरह लगा हुआ होगा। अच्छा, उसके बाद अब आ गए हम, जीनस नेम इज रिटन बाय कैपिटल लेटर एंड स्पीशीज नेम बाय स्मॉल लेटर। जीनस नेम जो हम लिखेंगे वो कैपिटल लेटर, मतलब उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। जीनस नेम इज रिटन बाय कैपिटल लेटर एंड स्पीशी, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और कुछ कैपिटल नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा किसका? जीनस का। और जो हमारे पास स्पीशी है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। और हम बोथ नेम को अंडरलाइन करेंगे, या तो अलग अलग हम अंडरलाइन कर देंगे जैसे मैंने आपको किया हुआ है, यहाँ पे रोज़ा अलग करा हुआ है, इंडिका अलग किया हुआ है। वरना अगर आप, जाहिर सी बात है, हम कॉपी पे लिखेंगे तो अंडरलाइन ही करेंगे, और अगर आप जैसे बिलफर्ज उस पे लिख रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, आप लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर पे लिख रहे हैं तो आप इसको इटैलिक भी कर सकते हैं, लेकिन दो पूरे नाम को इटैलिक कर दें, या तो ये तरीका है, या तो इसको अंडरलाइन कर दें। अच्छा, आप ये आपको रोज़ा इंडिका और ब्रासिका कंपैरेटिस की तस्वीरें हैं, ये पिक्चर्स हैं। यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब इंशाल्लाह 3rd क्लास में मैं आपको इसके आगे का लेक्चर समझाऊंगी, और आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। सो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।